नमस्कार दोस्तों यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं या प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में मैं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं जो प्रॉपर्टी के सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट टू सेल में लिखा जाना चाहिए। सेलर और बायर के बीच में ये डॉक्यूमेंट तैयार होता है, इसी डॉक्यूमेंट के बेस पे सारी ट्रांजेक्शन होती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो आइए बात करते हैं इन 5 पॉइंट्स की जो एग्रीमेंट टू सेल में जरूर होने चाहिए। नंबर 1 पॉइंट, एग्रीमेंट टू सेल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये एग्रीमेंट टू सेल किस लोकेशन पे किस डेट को किया गया। तो सबसे ऊपर वो लिखा जाता है कि ये इस लोकेशन पे इस डेट को इन बिटवीन 2 पार्टीज के बीच में किया गया। जब 2 पार्टीज का नाम आता है तो फर्स्ट पार्टी नॉर्मली सेलर ओनर होता है और सेकेंडली पार्टी आपका बायर होता है। दोस्तों यहाँ जब आप बायर की या सेलर की नेम डालते हैं तो जो प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंट्स में नाम है वही नाम वहां पर आने चाहिए। और जहां तक हो सके एग्रीमेंट टू सेल में खाली नेम मत लिखें, साथ में उसके आईडी डॉक्यूमेंट लगा दीजिए। आईडी डॉक्यूमेंट मींस उसका पैन कार्ड नंबर या उसका आधार कार्ड नंबर साथ में लिख दें ताकि मिस्टेक होने के चांसेस ना रहे, आइडेंटिटी प्रॉपर आ जाए। सेम बायर के साथ भी आप उसका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड और उसका परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस करंट एड्रेस जरूर लिखें ताकि पूरी डिटेल एग्रीमेंट टू सेल में आए। पॉइंट नंबर 2, कंप्लीट डिटेल ऑफ द प्रॉपर्टी। दोस्तों एग्रीमेंट टू सेल में सेलर बायर की डिटेल के बाद अब प्रॉपर्टी की डिटेल का कंप्लीट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्रॉपर्टी का एड्रेस प्रॉपर आना चाहिए, क्या उसका यूनिट नंबर है, क्या सेक्टर है, क्या लोकेशन है, उसके एडजॉइनिंग क्या है, नॉर्थ क्या है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, जिससे प्रॉपर्टी में कहीं डिस्प्यूट ना आए, कोई ऐसी हिडन बात ना रह जाए कि हम किसी एक्स प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे और एग्रीमेंट टू सेल वाई प्रॉपर्टी का हो गया। तो इसलिए एकदम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। उस इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपने यदि प्रॉपर्टी में कोई रूफ राइट लिए हैं या कोई बेसमेंट उसके साथ है तो उसका जिक्र भी होना चाहिए। जितना प्रॉपर्टी की आप राइट इंफॉर्मेशन देंगे उतना वो आगे के लिए अच्छा रहेगा। कल को वो डिस्प्यूट का पार्ट नहीं बनेगा कि ये तो हमारे बीच ट्रांजेक्शन नहीं हुई थी। इसलिए यहाँ पर प्रॉपर्टी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन और एकदम राइट इंफॉर्मेशन जो वर्बल डिस्कस हुआ है उसको एक्चुअल में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3, अमाउंट डिटेल्स। दोस्तों एग्रीमेंट टू सेल में सेलर बायर की इंफॉर्मेशन और प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन के बाद जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अमाउंट डिटेल्स। आप दोनों के बीच क्या म्यूचुअल टोटल एग्रीड प्राइस हुआ है उसको यहाँ लिखना इंपॉर्टेंट है। उसको अब वर्ड्स में भी लिखें, फिगर्स में भी लिखें ताकि गलती होने के कोई चांसेस ना रह जाएं। इसके साथ ही अब सपोज आपने कोई 1 CR में प्रॉपर्टी बेची या खरीदी और उसके बाद आप क्या पेमेंट कर रहे हैं तो उस फिगर का आना भी उस एग्रीमेंट टू सेल में इंपॉर्टेंट है। कई जगह एग्रीमेंट टू सेल में कोई 10% पेमेंट करता है, कोई 15 करता है, कोई 20% करता है या 25% करता है। जो भी पेमेंट आप उस दिन कर रहे हैं उसका वहां लिखा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपने 1 करोड़ में उस दिन 15 लाख रुपए दिए हैं तो 15 लाख रुपीज आपने पेमेंट कर दी। 1 करोड़ इज द टोटल वैल्यू एंड 15 लाख पेड, तो रिमेनिंग 85 लाख इज बैलेंस। तो ये फिगर तीनों आनी चाहिए एग्रीमेंट टू सेल में। इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बड़ी सुंदरता के साथ लिखना चाहिए ताकि कहीं कंफ्यूजन ना रहे। पॉइंट नंबर 4, फुल एंड फाइनल डेट। दोस्तों जो अब डेट आपने डिसाइड करी है कि मैं पेमेंट 1 मंथ में करूंगा, 2 मंथ्स में करूंगा, 3 मंथ्स में करूंगा या फिर 5 मंथ्स में करूंगा, तो उसकी एक डेट स्पेसिफिक लिखी जानी चाहिए। सपोज आपने कहा जी मेरी सारी पेमेंट आज से 3 महीने बाद, जो 3 महीने बाद की जो डेट बनती है उसको वहां जरूर लिखें और उस दिन लिखें कि फुल एंड फाइनल डेट एंड रजिस्ट्रेशन डेट विल बी ऑन और बिफोर दिस डेट। भी उस डेट से पहले भी आप कर सकते हैं लेकिन वहां लिखा होना जरूरी है ताकि क्लैरिटी रहे कि टोटल डील इतने दिनों के लिए वैलिड है और इतने दिनों के लिए हमने आपस में एग्रीड करा है। इस डेट को जब आप लिखते हैं तो साथ में ये लिख दीजिए बाई चांस किसी कारण से उस दिन हॉलीडे हो जाती है या रजिस्टर ऑफिस वर्किंग नहीं है तो ये डेट ऑब्वियसली नेक्स्ट डे के लिए एक्सटेंड हो जाएगी या उसको नेक्स्ट वर्किंग डे माना जाए। तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है इस डेट का बड़ा क्लियर लिखना ताकि कोई कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे कि क्या फाइनल हुआ है, क्या आपस में सेटल हुआ है। पॉइंट नंबर 5, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। दोस्तों एग्रीमेंट टू सेल में जो बाकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। उन कंडीशंस और टर्म्स को मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं ताकि आपको आइडिया रहे भी क्या और लिखा होना चाहिए। सपोज बायर ने कोई होम लोन लेना है तो 100% होम लोन की बात बायर की उसमें लिखी जानी चाहिए कि बायर विल टेक होम लोन अगेंस्ट दिस प्रॉपर्टी एंड सेलर विल प्रोवाइड ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स।
किसी रीजन से वो होम लोन नहीं होता तो ऑब्वियसली वो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी। इसलिए इसका यहाँ पर जिक्र करना या लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह सपोज सेलर का एग्जिस्टिंग कोई होम लोन चल रहा है या उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन चल रहा है, तो वहाँ इस बात का भी बताना या लिखना इंपॉर्टेंट है जिससे क्लियर रहे कि ये लोन की जो रिमेनिंग पेमेंट है वो या तो सेलर अपने ब्याह पे करेगा या बायर देगा, जिससे वो लोन क्लोज हो, एनओसी का डॉक्यूमेंट आए, तभी रजिस्ट्री हो पाएगी, तभी ये कंप्लीट डिटेल हो पाएगी। इसी तरह दोस्तों लिखा जाता है इंटेंशनली यदि सेलर बैकआउट करता है तो उस टर्म्स में क्या होगा। नॉर्मली जैसे कहा जाता है कि सेलर डबल पेमेंट देगा, या बायर बैकआउट करता है तो उसका पेमेंट फॉरफिट होगा। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो लिखी जाती है भी इस इवेंट में क्या होगा, तो इनका लिखना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूरे एग्रीमेंट टू सेल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप सिग्नेचर करें तो वो अपने सामने करवाएं। आप सेलर्स के सिग्नेचर या बायर भी सिग्नेचर करते हैं तो ऑब्वियसली सामने बैठकर एक दूसरे के सामने ही सिग्नेचर करें ताकि क्लैरिटी रहे कि आपने वो एग्रीमेंट टू सेल साइन किया था। और जब एग्रीमेंट टू सेल साइन करें उसकी डेट जरूर लिखी होनी चाहिए। इस तरह की ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो काफी आती हैं। अब बात उसमें पोजेशन से रिलेटेड भी आनी चाहिए, भी पोजेशन कब मिलेगा, रजिस्ट्री के बाद आपको इस कंडीशन में प्रॉपर्टी मिलेगी, और इससे रिलेटेड कोई जो अदर लायबिलिटीज थी, कोई बिजली पानी प्रॉपर्टी टैक्स या कोई भी लायबिलिटी रजिस्ट्री डेट से पहले की है वो सेलर की है या ओनर की है, उसके बाद वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेक्स्ट डे से। सेम एक बात और लिखी जाती है कि जो रजिस्ट्री के एक्सपेंस हैं या प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के एक्सपेंस हैं वो सब बायर देगा या सेलर देगा, ताकि आगे के लिए कंफ्यूजन ना रहे। आज ही क्लैरिटी रहे कि जो फर्दर हेड्स हैं वो सब बायर के ब्याह पे होने हैं या सेलर के ब्याह पे होनी है। तो ये 7-8 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको लिखा जाता है और लिखा भी जाना चाहिए। मुझे दोस्तों पूरा भरोसा है इस एग्रीमेंट टू सेल को प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे हैं, सारा एग्रीमेंट टू सेल तो यह नहीं आ सकता। यदि आपको लग रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसमें एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे पॉइंट्स यहाँ मैंने डिस्कस करें ताकि आप इन पॉइंट्स में कोई गलती ना करें और एक अच्छा एग्रीमेंट टू सेल बनाएं, आपकी डील बड़ी प्यार से अच्छी क्लोज हो। दोस्तों इसी भरोसे के साथ कि आप एग्रीमेंट टू सेल करेंगे अच्छे से और आपकी डील बड़ी स्मूथ क्लोज होगी, मैं विकास अरोड़ा रियल एस्टेट एक्सपर्ट आपसे विदा लेता हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।